हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक के लिए देख लिया था कि उषा मेहता ने रेडियो चलाया था। खुफिया रेडियो चलाने के लिए जानी जाती हैं। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका भाई का चैनल है, इसमें लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर 40 मार्क्स का प्रिपरेशन फ्री में होना चाहिए और किसी का 1 रुपया भी इधर उधर खर्च नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कि जितना ज़्यादा व्यू आता है उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और तीसरा बात कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल फ्री में, डेली टास्क मिलेगा क्या पढ़ना है, इवन कि हिंदी इंग्लिश का जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसका भी हम प्रैक्टिस सेट उसमें डाल रहे हैं, तो जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी गोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि वे आउट नामक पैम्पलेट कब जारी हुआ, तो वे आउट नामक पैम्पलेट 1944 में जारी हुआ। वे आउट नामक पैम्पलेट को किसने जारी किया, तो सी गोपालाचारी ने जारी किया। किसने गोपालाचारी किया? सी गोपालाचारी ने जारी किया। और ये क्यों जारी हुआ था, तो मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध जो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, इसको दूर करने के उद्देश्य से जारी किया गया था वे आउट नामक पैम्पलेट। और वे आउट नामक पैम्पलेट कब किया गया था? 1944 में, भी आप याद रखिएगा। जितना पेड कोर्स में आप पढ़ेंगे या पढ़ाता होगा उसे एक कदम ज्यादा असला हथियार देकर हम आपको टीआरई 4 में भेजेंगे और मेरा वादा है कि आप टीआरई 4 में गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए आगे कहता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में यानी कि मन में आया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। पहली बार आजाद हिंद का डिवीजन का गठन कब किया गया? 1 सितंबर 1942 को, लेकिन वो क्या रह गया? असफल रह गया। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय राज बिहारी बोस को जाता है। आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक अगर पूछा जाए, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो राज बिहारी बोस को जाता है, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस क्या थे? अग्रणी क्रांतिकारी थे, काफी एक्टिव थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। आपसे क्वेश्चन बढ़ेगा कि द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किसने किया, तो कौन किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। और द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहां पर की गई? जर्मनी में की गई, जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। ये फ्री इंडिया सेंटर बनाया जहां पे वो क्या करता था? आज़ादी के पक्ष में, आज़ादी के बारे में लोगों को बनाने के लिए पर्चा भी छपवाने लगा और भाषण भी देने लगा। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए। बोस कहां से पकड़े गए? उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा जाने लगा। फ्री इंडियन लीजन का गठन किसने किया था? कल हम आपको पढ़ाए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो वही कह रहा है कि बंदियों को 10,000 सैनिकों के दल गठित किया। किसने दल गठित किया? युद्ध में पकड़े गए बंदियों का जो था ना, युद्ध में जो पकड़े गए भारतीय बंदी थे, उसका 10,000 सैनिकों का गठन किया आजाद हिंद ये सुभाष चंद्र बोस ने। उसका नाम क्या दिया? फ्री इंडियन लीजन दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को, काफी महत्वपूर्ण है, इसको घोट के आप खा जाइए कि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पे किया था? तो सिंगापुर में किया था, जिसका जर्मनी एवं जापान ने भी समर्थन किया था। आपको पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज ने जो सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, उसका फेवर, उसके पक्ष में कौन थे? तो जर्मनी और जापान उसके। देखिए आगे कह रहा है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया? 1943 ईस्वी में। आपको पूछा जाएगा आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया, तो अक्टूबर 1943, अक्टूबर के 7 याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है।
अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आजाद हिंद फौज के ब्रिगेड का नाम नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड है, तो बाकी जो नहीं रहेगा वो दे देगा। या आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा आजाद हिंद फौज के ब्रिगेड का नाम है, तो आप देखिएगा कि उसमें सुभाष ब्रिगेड है, गांधी ब्रिगेड है या नेहरू ब्रिगेड है, इसमें से जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या रखा गया, तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। ठीक है, महिलाओं का आजाद हिंद फौज का जो 3 ब्रिगेड था उसमें जो महिला आजाद हिंद फौज का जो ब्रिगेड था उसमें महिला ब्रिगेड जो थे, महिलाओं के लिए जो अलग से ब्रिगेड बनाया गया था उसका नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे के भांति था। आजाद हिंद फौज का जो झंडा था कैसा था, तिरंगे झंडे मतलब कांग्रेस के झंडे के भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आपसे पूछेगा कि आजाद हिंद फौज के तिरंगा झंडा जो है उस पर किस चीज का चिन्ह था, उसमें किसका चिन्ह था, तो दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। किसका चिन्ह था, दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 8 नवंबर 1943 को जापान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए। 1943 में क्या किया जापान ने, क्वेश्चन बनेगा कि 1943 में जापान ने किसको अंडमान निकोबार सौंप दिए, तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जापान ने अंडमान निकोबार को कब सौंपा, तो 8 अक्टूबर 1943 को, डेट के साथ 8 अक्टूबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया। नेताजी ने इनका नाम क्या रखा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। और नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को एक कौन लौटाया, तो जापान लौटाया। कब लौटाया, तो 8 नवंबर 1943 को लौटाया। टोक्यो जाते हुए फॉर्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 8 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं, इस बात को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है कि हाँ वो सच में मर गए हैं, क्योंकि उनका लाश नहीं मिला। और वो कहाँ जा रहे थे, टोक्यो जाते हुए फॉर्मूला द्वीप के पास उनके विमान में अचानक आग लग जाती है। और 18 अगस्त 1945 को ये घटना, ये अफवाह फैलती है या बात फैलती है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु इस घटना का अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है। इसका मतलब उनका लाश अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, तो सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के थे। उड़ीसा में कहाँ के थे, तो कटक के थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। इस बार का TRE 3 का क्वेश्चन था कि लाल किले पर मुकदमा कब चलाया गया, तो लाल किले पर मुकदमा नवंबर 1945 पर चलाया गया। ये ध्यान रखिएगा कि किन पर चला गया। इस बार हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे कि के सहगल, कर्नल गुरुदयाल एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कहां पर मुकदमा चलाया गया, तो लाल किले पर चलाया गया। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा किन लोगों पर लगाया गया, तो आपका आंसर होगा पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां। तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर बन जाएगा। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर संपूर्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, KN तराजू ने पैरवी की। ये तीनों आदमी जो है इस मुकदमा का क्या था, पैरवी किया था। आगे है, कराची में 20 फरवरी 1946 वायुसेना में कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी के विरुद्ध हड़ताल कर दी। मुंबई, लाहौर, दिल्ली में भी ये शीघ्र फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों के बराबरी का व्यवहार किया जाए। वायुसेना में भी कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। कब हड़ताल कर दिया, कराची में 22 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दिया वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने। क्यों अधिकार कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनका ये कहना था कि भारतीय सैनिक और जो ब्रिटिश सैनिक है दोनों को समान अवसर, समान सुविधाएं मिलने चाहिए। अगर दोनों एक ही इसमें है, सेना में है, तो दोनों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन बनता है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में आई INS
तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों द्वारा किया गया था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को हुआ था। 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। किसका बिल्ले लगाए? आजाद हिंद फौज का। इन्होंने भी बराबरी का मांग किया। 25 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोहियों ने सरकार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। सरकार पटेल ने उसमें दबाव डाला कि आप समर्पण कर दीजिए, तो उन्होंने कब दबाव कर दिया? 26 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो 19 फरवरी। नौसेना विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह शुरू हुआ था। आजकल ये सब तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लाल किले पे मुकदमा कब चलाया गया था? नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। आगे है कैबिनेट मिशन 1946। अब हम आजादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में क्या हुआ था? देखिए, प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किसने की थी? तो एटली ने की थी। और कब की थी? तो 15 फरवरी 1946 को। उस समय हमारी नहीं, मतलब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? एटली थी। याद रखिएगा, भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एटली ने जो है कैबिनेट मिशन की गठन कब किया था? तो 15 फरवरी 1946 को। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको बार बार अलग अलग तरह का क्वेश्चन करवा के भेज रहे हैं, ताकि वहां पर आप फंसे नहीं। पूरा आपको इतना तोड़ देंगे कि वहां टूटने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। लेकिन भारत कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? तो भैया 24 मार्च 1946 को पहुंचा। भारत में कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो दिल्ली पहुंचा, इस मिशन के सदस्य कौन सब थे? स्टैनफोर्ड क्रिस्प अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड का, पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव एवं एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। आपको पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन में भारतीय सचिव कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। याद रखिएगा, और तीनों का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, स्टैनफोर्ड क्रिस्प, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। आपसे पूछ जाएगा कि इसमें से किसका नाम कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तीनों के अलावा जो भी रहेगा उसका नाम दे दीजिएगा। या पूछेगा इसमें से किसका नाम कैबिनेट मिशन 1946 से जुड़ा हुआ है, तो इसमें से तीनों में से जो रहेगा उसको दे देना है आपको। पैथिक लॉरेंस किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। आप ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार किया। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने 25 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। ध्यान में रखिएगा। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। कह रहा है कि जब चुनाव हुआ ना, तो 214 सामान्य स्थानों पर जो चुनाव हुआ उसमें 205 स्थान प्राप्त किया कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थान प्राप्त किया। मुस्लिम लीग कितना किया? 78 में से 73 स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख समुदायों का भी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस को कितना सिख समुदायों का समर्थन प्राप्त था? 4 सिख समुदायों का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। डायरेक्ट एक्शन डे अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। किसने मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मनाया। 2-3 बार अपने दिमाग में घुमा लीजिएगा। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। सबसे पहला प्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। उसमें बंगाल में किसका सरकार था? तो मुस्लिम लीग का सरकार था। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई।
जिसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ। तो ये कब प्रकाशित हुआ, तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना शुरू हुई। आगे कह रहा है कि माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माउंटबेटन योजना को कांग्रेस की कार्य समिति ने कब स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस की कार्य समिति ने 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। देखिए आगे क्या कह रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन का स्वीकार प्रस्ताव योजना कौन स्वीकार कर लिया, तो वल्लभ भाई पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत ने इसको क्या क्या स्वीकार कर लिया, माउंटबेटन योजना, जिसके बाद भारत का विभाजन होना था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया। विभाजन का समर्थन कौन किया था, अबुल कलाम आजाद ने भी किया था, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। अबुल कलाम आजाद बंटवारे का विरोध कर रहे थे, लेकिन वो भी क्या हुए, मान गए। आजाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कांग्रेस का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन उसके सामने कोई और फैसला भी नहीं है, रास्ता भी नहीं बचा है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सर्वसम्मति से पास ना हो सका। क्या कह रहा है कि नेहरू, गांधी और पटेल के समर्थन के बावजूद भी कार्य समिति देश विभाजन का जो प्रस्ताव है ना, वो पूर्ण सहमति से पास नहीं हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट कर दिए, वे तटस्थ रहे। 161 आपको पूछा जाएगा कि ये जो माउंटबेटन योजना के तहत 2 देशों में बंटवारा हुआ ना, इसको कितना लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो 161 सदस्यों ने क्या किया, इसका समर्थन नहीं किया। आगे है, प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किलचू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। ये सब क्या थे, इसके असमर्थन मतलब समर्थन नहीं करने वाले थे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। माउंटबेटन योजना का विचार करने के लिए कब बुलाया गया, 10 जून 1947 को बुलाया गया। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग ने भारी बहुमत से क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। कौन सा, विभाजन का योजना के। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इनका विरोध किया था। लीग का बैठक में जो 400 सदस्य था, उसमें कितना ने स्वीकार नहीं किया, 10 ने स्वीकार नहीं किया, नहीं 390 लोगों ने इसका स्वीकार किया और काफी अच्छे से इसको तारीफ भी किया। लेकिन कांग्रेस का बैठक में 161 लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, याद रखिएगा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया, तो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। देखिएगा ये सब यूनिक क्वेश्चन है, इसे सिर्फ आप ही बना पाएंगे, इसलिए मैं इस पर बार बार ध्यान दे रहा हूं कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 15 जुलाई को कॉमन्स ने पास कर दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स, और 16 जुलाई को कौन कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने से पास कर दिया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो गया। ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर जो है वो 18 जुलाई 1947 को हो गया। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों में बांटना था, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और संप्रभुता सौंप दी जाएगी। इसको बांट दिया जाएगा और दोनों को क्या होगा, पूरी संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य एवं 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। पाकिस्तान को कब बांटा हुआ, 14, और हमारा कब था, 15। याद रखिएगा, पाकिस्तान का 14 था, हमारा 15 था। देखिए आगे क्वेश्चन बनता है कि भारत, कई बार क्वेश्चन बना है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे, कितना था, 6, जॉर्ज 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रधान था। यह भारत का क्या था, अंतिम सम्राट था और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रधान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसमें अध्यक्षता में हुआ। 2 सितंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? अंतरिम सरकार का, कई बार क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम सरकार का जो है वह गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को, इसका भी क्वेश्चन बनता है। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के सम्मिलित हुए। और मुस्लिम लीग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुए, तो 26 अक्टूबर 1946 को, जबकि गठन हो गया था 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार के सम्मिलित हुए 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? पाकिस्तान दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस दिन मनाया, तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थी? क्लीमेंट एटली। जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, जब हमारा देश अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आजादी की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। और वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो क्लीमेंट एटली था। ये सब पीआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आप मेरा बात याद रखिएगा। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। हत्या वाला तो आपको याद ही रखना है। भगत सिंह का मुखबरी करने के कारण क्या हुआ? फणींद्र घोष को कौन मार दिया? बैकुंठ शुक्ल ने मार दिया। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। हरिजन सेवक संघ किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। इसके संपादक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्याग दिया था? 2 बार त्याग दिया था। कब कब दिया था? 1925 में और 1930 में। ऐसे क्वेश्चन काफी बन रहा है, तो याद रखिएगा कि गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता से कितने बार त्याग दिए थे? 2 बार त्याग दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस से अध्यक्षता से गांधी जी, सदस्यता से गांधी जी ने कितनी बार त्याग दिए थे, तो आपका आंसर होगा 2 बार त्याग दिए थे। पहली बार 1925 में और दूसरी बार 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिया था। अगला है कि कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ये किसका भाषण था? इस तरह का भाषण का भी क्वेश्चन आता है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी के वचन थे। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो पंजाब में किया था। और किसने किया था? चमनदीप ने किया था। आगे वाला, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों के साथ हुए अत्याचार का उल्लेख है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नील दर्पण क्या है? तो नील दर्पण एक नाटक है। नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। याद रखिएगा कि नील दर्पण, ये काफी इंपॉर्टेंट, टियर 1 2 दोनों में आया हुआ है, तो इसको आराम से आप घोट के खा लीजिए कि दीनबंधु मित्र नील दर्पण, दीनबंधु मित्र नील दर्पण, या नील दर्पण दीनबंधु मित्र है, या उसमें किसका वर्णन है? तो इसमें नील की खेती करने वाले मजदूरों के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन है। तो आज हम लोग यहीं रखेंगे, कल इससे आगे और कल इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग SCRT क्लास 10th का चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फिर मैं आपको पूर्वावलोकन का PYQ कराऊंगा। तो उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।